सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम अगले अधिकार पर चर्चा करने वाले हैं। हमने कल की कक्षा में आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात हमने पढ़ी, गिरफ्तारियों के प्रकार हमने पढ़े, 3 प्रकार की गिरफ्तारियों की बात की। हमने बात की कि किस तरीके से दंडात्मक निरोध, प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरे प्रकार की गिरफ्तारी की बात की हमने, जो अंडर ट्रायल डिटेंशन होता है, ये जिसको आप विचाराधीन गिरफ्तारी कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार की गिरफ्तारी में हमने बात की थी प्रिवेंटिव डिटेंशन की, निवारक निरोध की। और हमने बात की कि किस तरीके से गिरफ्तारी की दशा में और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी स्थितियों में उसे संरक्षण प्रदान किया गया है गिरफ्तारी से, उसकी विस्तार से चर्चा की थी। देखिए, अब तक हमने 2 अधिकार पढ़ लिए हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। हमने विस्तार से उनकी चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूं कि वो सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो मौलिक अधिकार जो हमने अब तक पढ़े हैं, वो शायद आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन यदि फिर भी उनमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके इस एप्लीकेशन पर, और आप इस बारे में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान हम आराम से कर सकें, आपके किसी प्रकार की कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम तीसरे प्रकार के अधिकार की ओर बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा खुल के। पहले दोनों आर्टिकल्स को समझ लीजिए कि दोनों आर्टिकल्स में क्या क्या है, उसके बाद एक एक आर्टिकल को लेते हैं और समझते हैं कि असल में इसका संबंध किससे है और कैसे है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। देखिए, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध। आर्टिकल 23 चर्चा करता है 3 शब्दावलियों की। और कौन कौन सी शब्दावली है? मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध। ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम निषेध की। बाल श्रम निषेध। ये 2 आर्टिकल्स शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। आप पहले हेडिंग डालिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24, और इसको ऐसे कैसा तो ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा इस पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये असल में क्या है, कैसे है। इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसी तरीके से सेम, ताकि आपको आर्टिकल 23 और 24 दोनों अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। इसको वीडियो पॉज करके लिखें आप पहले। आर्टिकल 23 को समझिए आप। अनुच्छेद 23, और अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव दुर्व्यापार। देखिए, आर्टिकल 23 में 2 क्लोजेज हैं, पहला क्लोज और दूसरा क्लोज। पहला क्लोज है वो मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध की बात करता है, और दूसरा क्लोज उसके बारे में थोड़ा सा एक अलग से थोड़ी सी और बात करता है, उसकी हम बात करेंगे आगे। पहले इसके मूल उस बात को समझ लीजिए जिसका संबंध आर्टिकल 23(1) से है, मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध। ये आर्टिकल 23 और 23 के पहले क्लोज में ये बात कही गई है। ठीक है, अब इसमें समझिए कि 2-3 चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। 3 शब्दावलियां इसमें खासतौर से है, पहली शब्दावली, दूसरी शब्दावली और तीसरी शब्दावली।
आर्टिकल 23 असल में मानव दुर्व्यापार को निषेधित करता है। दुर्व्यापार का मतलब, आप व्यापार को पहले समझिए, व्यापार का मतलब क्रय विक्रय, खरीदना बेचना आपस में, वो व्यापार कहलाता है। दुर्व्यापार का मतलब ऐसा व्यापार जो ठीक नहीं है, जो उचित नहीं है, अनुचित व्यापार कह सकते हैं, बुरा व्यापार आप कह सकते हैं। तो मानव दुर्व्यापार का सीधा सा मतलब है कि ऐसी खरीद फरोख्त, ऐसा क्रय विक्रय, ऐसा खरीदना बेचना जिसमें जो वस्तु है खरीदने बेचने वाली वो मानव हो। अर्थात मानव का खरीदना और बेचना, मानव को क्रय करना या विक्रय करना, उसका क्या किया गया है, निषेध किया गया है कि मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। और यदि ऐसा किया जाता है तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये मानव के खरीदने और बेचने को, मानव के क्रय विक्रय को ये क्या करता है, निषेधित करता है। ठीक है, इसे वो निषेधित करता है। चलिए, इसके दायरे में अगर हम समझें तो असल में देखिए, मानव के क्रय विक्रय की जहाँ तक बात है, असल में मानव के क्रय विक्रय में मानव में सारे के सारे आ जाते हैं। महिलाएं इसमें शामिल होंगी, पुरुष इसमें शामिल हो गए, बच्चे इसमें शामिल हो गए। किसी को भी, चूँकि मानव के दायरे में सारे हैं, खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि मानव दुर्व्यापार के दायरे में मानव के क्रय विक्रय की अगर हम संभावनाओं की बात करें तो महिलाओं और बच्चों के क्रय विक्रय की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका शोषण होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उनको खरीदने और बेचने की संभावनाएं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए इस अधिकार के माध्यम से एक तरीके से, एक मायने में, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को खासतौर से इसमें एक तरीके के संरक्षण प्राप्त हो जाता है कि उनके खरीदने और बेचने पर पाबंदी लग जाती है, क्योंकि उनके खरीदने और बेचने की संभावना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसके दायरे में उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ और बच्चों का खरीदना बेचना, और महिलाओं को खासतौर से, क्योंकि महिलाओं को उनकी क्रय विक्रय करके वेश्यावृत्ति के दायरे में उसमें ले जाना, इसके अलावा बच्चों को खरीदने बेचकर उनसे भिक्षावृत्ति वगैरह करवाना, ये जो जितने भी सब चीज़ें हैं, इनके ऊपर एक तरीके से रोक लगती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान आर्टिकल 23 मानव के अधिकारों से रिलेटेड। अच्छा, इसी के दायरे में अगर हम दूसरी और बात करें तो मानव के क्रय विक्रय, मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता के दायरे में एक बात ये भी आ जाती है कि मानव शरीर के अंगों को भी खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, उनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। मानव दुर्व्यापार के दायरे में मानवीय अंगों का दुर्व्यापार भी शामिल है। मानवीय अंगों को भी खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए, हमने अक्सर अखबारों में इस बारे में पढ़ लेते हैं कि किडनी, किसी डॉक्टर ने किडनी निकाल के उसकी खरीद फरोख्त कर ली है, तो वो गैरकानूनी है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा ना कि ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, तो ब्लड चूँकि मानव शरीर का हिस्सा है तो इसको डोनेट तो किया जा सकता है, लेकिन बेचा नहीं जा सकता है। जैसे आई डोनेट का कॉन्सेप्ट है, तो ये मानवीय शरीर के अंगों को डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, लेकिन खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। तो ये मानव शरीर के अंगों की खरीद फरोख्त भी इसमें निषेधित की गई है, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। अगर हम दूसरी शब्दावली की अगर हम बात करें, बेगार की बात करें, तो बेगार पहले तो कहते किसे हैं, आप इस बात को समझिए। बेगार का सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति से काम करवा लेना, लेकिन उस काम के बदले उसे वेतन ना देना। बगैर वेतन के किसी व्यक्ति से काम करा लेना बेगार कहलाती है। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अगर हम देखें, एक सदी पहले की बात करें तो भारतीय सामाजिक ढांचे में बेगार प्रथा वो काफ़ी प्रचलन में थी, कि जहाँ पे लोगों से बेगार करवाई जाती थी, काम करवाया जाता था, लेकिन उसके बदले में उसे वेतन नहीं दिया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो एक तरीके से व्यक्ति का शोषण है ये। तो इस शोषण को समाप्त किया गया, चूँकि भारतीय समाज में ये प्रथा प्रचलित थी, बेगार प्रथा, तो इस बेगार प्रथा को समाप्त किया गया आर्टिकल 23 के दायरे में, कि अगर अब किसी व्यक्ति से इस तरीके की बेगार करवाई जाती है, काम करवाया जाता है बगैर वेतन के, तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा और व्यक्ति इसके संरक्षण प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो एक तरीके से बेगार प्रथा का अंत किया गया। देखिए, आर्टिकल 23 में कहीं भी दास शब्द नहीं है, दास प्रथा के अंत की कहीं कोई बात नहीं की गई है,
लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान का कौन सा आर्टिकल दास प्रथा को निषेधित करता है या दास प्रथा के अंत का भाव कौन से आर्टिकल में निहित है, तो हम आर्टिकल 23 को इस बारे में कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय समाज में दास शब्द का प्रयोग संविधान में क्यों नहीं किया गया, दास प्रथा को समाप्त करने की बात क्यों नहीं की गई, वो असल में इसलिए क्योंकि भारतीय समाज में दास प्रथा एकदम वैसे स्पष्ट रूप से व्याप्त थी भी नहीं, इसलिए दास प्रथा को समाप्त करने जैसी बात का उल्लेख किया भी नहीं गया। देखिए अमेरिकी समाज में, अगर हम प्राचीन अमेरिकी समाज देखें तो वहाँ दास प्रथा बहुत गहरे रूप से व्याप्त थी। पूरे समाज में स्पष्ट रूप से दास वर्ग हुआ करता था, बल्कि दास रखे जाते थे। और अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति थे अमेरिका में, तो उस समय तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए 13वां संविधान संशोधन उन्होंने करवाया और 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1864 में और इसे उन्मूलित किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया। और यही वजह रही कि उनके समय में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, क्योंकि अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र के जितने राज्य थे वो दास प्रथा को समाप्त करने के समर्थन में थे, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे थी, तो वहाँ मजदूर उनको चाहिए। जब दास प्रथा समाप्त होगी तो वही लोग उन्हें मजदूर के रूप में मिलेंगे। और जो अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी राज्य थे वो कृषि प्रधान चूँकि वो क्षेत्र था, तो उन लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए दास प्रथा के माध्यम से उनके कृषि क्षेत्र वो ज़्यादा विकसित हो सकता था, उनको आराम से काम करने वाले लोग वो आराम से उपलब्ध हो जाते थे, तो वो दास प्रथा के समर्थक राज्य थे। तो अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में और अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में आपस में ये गृहयुद्ध चला लंबे समय तक, और लेकिन अंततः इसे समाप्त कर दिया गया दास प्रथा को 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन भारतीय समाज में चूंकि दास प्रथा स्पष्ट रूप से इतनी व्याप्त थी नहीं, तो इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन असल में दास प्रथा की समाप्ति की अगर हम बात करें तो इसका जो भाव है वो आर्टिकल 23 में अंतर्निहित है, क्योंकि आप बगैर मजदूरी के किसी से काम नहीं करवा सकते। दास प्रथा के दायरे में एक तरीके से उसका ही अंत है। किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ये भी दास प्रथा का एक अंत है। किसी व्यक्ति को खरीद और बेच नहीं सकते। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो दास प्रथा को समाप्त करने की जितने जो बातें हैं वो सारी की सारी आर्टिकल 23 में व्याप्त है। अगर हम और बात करें तीसरी शब्दावली की, बलात् श्रम की, तो आप देखें बलात् का मतलब ज़बरदस्ती और श्रम मतलब कार्य, ज़बरदस्ती कार्य करवाना। बलात् श्रम का सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति से काम करवाना ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के विरुद्ध उससे काम करवाना, तो इसको भी निषेधित किया गया। ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है और उसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए। देखिए बगैर पैसे के, बगैर वेतन के काम नहीं करवाया जा सकता, ये तो बेकार है। लेकिन किसी व्यक्ति को पैसे देकर भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे दे रहा हूँ, वेतन दे रहा हूँ, मजदूरी दे रहा हूँ, अब आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। भले आप चाहे उसका वेतन देते हों, लेकिन यदि उसकी इच्छा नहीं है, उसकी सहमति के बगैर आप उसको वेतन देने के बावजूद भी काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ उसकी सहमति ज़रूरी है, उसकी इच्छा ज़रूरी है, ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जा सकता। ये बलात् श्रम को निषेधित किया गया। ये इस आर्टिकल 23 के दायरे में, 23(1) के दायरे में सब तीनों चीज़ें वो शामिल हैं। तो मानव दुर्व्यापार का अंत किया गया, बेगार का अंत किया गया और बलात् श्रम का अंत किया गया। आर्टिकल 23 के अंतर्गत ये तीनों चीज़ों को निषेधित किया गया। तो आप लिखें, अनुच्छेद 23 लिखें। 23 में 2 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में लिखें मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध लिखें। इसमें मैं लिखा देता हूं, इसको विस्तार से लिखें। लिखें इसमें, इस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित तीन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। हम तीनों को अलग अलग करके उनकी विस्तार से व्याख्या करके समझते हैं। किया गया है, 3 शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। 1 नंबर लगा के लिखें मानव दुर्व्यापार। पहले हम ये समझते हैं मानव दुर्व्यापार का निषेध। पहले आप ये लिख लीजिए, मानव दुर्व्यापार का निषेध। मानव दुर्व्यापार का निषेध।
लिखें, मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य, मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य मानव को क्रय करने तथा विक्रय करने से है। मानव को क्रय करने तथा विक्रय करने से है, विक्रय करने से है। लिखें अगली पंक्ति में, इस उपबंध के तहत, इस उपबंध के तहत मानव को खरीदना और बेचने, मानव के खरीदने और बेचने को, या व्यक्ति के खरीदने और बेचने को, या व्यक्ति के दुर्व्यापार को निषेधित कर दिया गया। मानव के दुर्व्यापार को निषेधित कर दिया गया, कर दिया गया। अच्छा, कौन इसे खरीद और बेच कौन नहीं सकता? व्यक्ति या राज्य? तो देखें, ये अधिकार हमें केवल राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अर्थात इस राज्य भी किसी व्यक्ति को खरीद और बेच नहीं सकता, और दूसरा व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद और बेच नहीं सकता है। और वैसे अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को देखें तो मानव के क्रय विक्रय करने की या मानव के दुर्व्यापार करने की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो राज्य द्वारा मानव दुर्व्यापार करना, ये इसकी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा मानव दुर्व्यापार करने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए एक तरीके से ये अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, और ख़ास तौर से जहाँ संभावना है तो व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। ये अधिकार दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो लिखें ये बात कि यह अधिकार राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, अगली पंक्ति में लिखें, इस उपबंध के तहत महिलाओं तथा बच्चों को विशेष संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके दुर्व्यापार की संभावनाएं अधिक होती हैं, दुर्व्यापार की संभावनाएं अधिक होती है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानवीय अंगों का दुर्व्यापार भी शामिल है। मानवीय अंगों का दुर्व्यापार भी शामिल है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानवीय अंगों का दुर्व्यापार भी शामिल है। अतः मानवीय अंगों के क्रय विक्रय को भी निषेधित किया गया है। मानवीय अंगों का क्रय विक्रय भी, मानवीय अंगों का क्रय विक्रय भी इसके अंतर्गत निषेधित हो जाता है, इसके अंतर्गत निषेधित हो जाता है। ठीक है। फिर लिखा बेगार का निषेध। बेगार का निषेध, बेगार का निषेध लिखें। इसमें पहले बेगार का अर्थ लिख लेते हैं अपन। लिखें, बेगार से तात्पर्य है, बेगार से तात्पर्य है किसी व्यक्ति से बिना मजदूरी, बिना वेतन के काम करवाना, बिना वेतन के काम करवाना, बिना वेतन के काम करवाना। लिखें अगली पंक्ति में, इस उपबंध के तहत बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है।
बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है, जो प्राचीन भारतीय समाज का अभिन्न अंग थी। ये बेगार प्रथा थी ना, जो प्राचीन भारतीय समाज का अभिन्न अंग थी। फिर लिखे आप बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध लिखें इसमें। बलात् श्रम से तात्पर्य, बलात् श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना है, कार्य करवाना है। लिखें अगली पंक्ति में, अनुच्छेद 23(1) के तहत बलात् श्रम को भी निषेधित कर दिया गया है। बलात् श्रम को भी निषेधित कर दिया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता, कार्य नहीं करवाया जा सकता, कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, चाहे उसका वेतन ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन नहीं करवाया जा सकता। आगे देखिए, एक दास प्रथा वाली बात को हम खास तौर से इसमें लिखते हैं। लिखें एक पंक्ति छोड़ के, देखिए अनुच्छेद 23(1) में दास प्रथा शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। दास प्रथा शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन दास प्रथा का निषेध, दास प्रथा का निषेध इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है, इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है, इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अच्छा, संसद ने इस संबंध में अब तक कानून भी बनाए हैं 2, और जो 2 कानून बनाए हैं अब तक, एक तो बनाया है अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम 1956 1956, और दूसरा बनाया है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारक अधिनियम 1976। तो लिखें आप, एक लाइन लिखें, लिखें अनुच्छेद 23(1) की अनुपालना में, अनुच्छेद 23(1) की अनुपालना में संसद ने निम्नलिखित 2 अधिनियम पारित किए हैं। निम्नलिखित 2 अधिनियम पारित किए हैं। निम्नलिखित 2 अधिनियम पारित किए हैं। पहला लिख लें अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम 1956, और दूसरा लिख लें बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारक अधिनियम 1976। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 23(2) की बात करते हैं। आर्टिकल 23(2) में
क्या कहा गया है, क्या किया गया है। अनुच्छेद 23(2) असल में एक प्रावधान करता है, आर्टिकल 23(2), और आर्टिकल 23(2) का संबंध है, आर्टिकल 23(2) कहता है कि यदि राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान करे तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं होगा। आर्टिकल 23 ये अनुच्छेद उसे निवारित नहीं करेगा। यदि राज्य द्वारा, जैसे कहा गया ना बलाश्रम का निषेध, समझना आप इस बात को, आर्टिकल 23(2) वाली बात को 23(1) से जोड़ना। 23(1) में कहा गया किसी व्यक्ति से बलाश्रम नहीं करवाया जा सकता, वो राज्य भी नहीं करवा सकता, व्यक्ति भी नहीं करवा सकता। अब आर्टिकल 23(2) कहता है कि राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए यदि अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया जाता है, अनिवार्य सेवा मतलब व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, वो उस सेवा को करना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से बलाश्रम ही तो है, ये बलाश्रम के दायरे में आता है, क्योंकि यदि व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो भी उसे करना पड़ेगा। तो यदि वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, लेकिन प्रयोजन सार्वजनिक होना चाहिए, यदि राज्य द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाता है तो ये अनुच्छेद उसे निवारित नहीं करेगी, मतलब ये इसका उल्लंघन नहीं होगा, राज्य ऐसा कर सकेगा। लेकिन साथ में एक बात और कही गई कि ऐसी राज्य द्वारा ऐसी जो अनिवार्य सेवा लागू की जाएगी उसमें किसी धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये 4 शब्दों का यूज किया गया कि धर्म, मूलवंश, जाति या किसी वर्ग के आधार पर विभेद उनमें नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 23(2) कहता है। तो आर्टिकल 23(2) की जो भाषा है उसको थोड़ा सा आप लिखें कि इस अनुच्छेद की कोई बात, आर्टिकल 23(2) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने से निवारित नहीं करेगी, लागू करने से निवारित नहीं करेगी। नहीं करेगी। राज्य ऐसे अनिवार्य सेवा में किसी धर्म, मूलवंश, जाति अथवा वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ऐसे अनिवार्य सेवा में इन चारों आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे इसको उतार लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको उतारिए फिर हम समझते हैं। लिख लीजिए इसको, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से निवारित नहीं करेगी, लेकिन ऐसी सेवा में राज्य ऐसी अनिवार्य सेवा में किसी धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, इसको वीडियो पॉज कीजिए और लिखें इसको, इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा आगे। चलिए देखें, असल में देखें प्रयोजन सार्वजनिक होना चाहिए, पहली बात। राज्य अनिवार्य सेवा का प्रावधान इसका मतलब कर सकता है, इसे आर्टिकल 23(1) का बलाश्रम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि लेकिन ऐसी जो होगी सेवा उसमें इन 4 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो लिखें आप इसमें आगे एक पंक्ति छोड़ के लिखें, जहां अनुच्छेद 23(1) में बलात्श्रम को निषेधित किया गया है, जहां अनुच्छेद 23(1) में बलात्श्रम को निषेधित किया गया है, बलात्श्रम को निषेधित किया गया है, वहीं
अनुच्छेद 23(2) में वहीं अनुच्छेद 23(2) में राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा का प्रावधान भी किया गया है। राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा का प्रावधान भी किया गया है। राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन ऐसी सेवा केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही हो सकती है। केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही हो सकती है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही हो सकती है तथा ऐसी सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति तथा वर्ग, कोष्टक में ले लीजिए 4 आधार। धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग। अच्छा, आपको आर्टिकल 15 याद है? 15(1) में भी आधार थे, 5 आधार थे। चलिए उसकी बात आगे करते हैं। धर्म, मूलवंश, जाति तथा वर्ग, कोष्टक में लिख लें 4 आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा। आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 15 को याद कीजिए और आर्टिकल 16 को याद कीजिए। देखिए, आर्टिकल 23(2) में 4 आधारों पर विभेद को निषेध किया गया है। आर्टिकल 15(1) में कितने आधारों पर निषेधित किया गया है? 5 आधार। आर्टिकल 16(2) में 7 आधार और आर्टिकल 23(2) में 4 आधार। ध्यान रखें आप इस बात को। यहाँ जो 5 आधार रखे गए वो धर्म, मूलवंश, इसी क्रम में है, याद होगा आपको, बोल रहे होंगे आप साथ में, जाति, फिर लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार थे। आर्टिकल 16(2) में 5 आधार तो ये थे, साथ में एक तो था उद्भव और एक था निवास। अच्छा, ये कहाँ कहाँ थे? तो ध्यान रखें, निवास तो लास्ट में था और उद्भव इस लास्ट से पहले था। तो एक है वो लास्ट वाले से एक पहले, एक लास्ट बाद में। ठीक है। और 23(2) में जो 4 आधार हैं वो धर्म, मूलवंश और जाति, ये 3 तो वही हैं, धर्म, मूलवंश और जाति, और चौथा एक और है वो वर्ग है। ये 4 आधार है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 23 समाप्त हुआ। आर्टिकल 24 की ओर हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? बाल श्रम निषेध। क्या है बाल श्रम निषेध? इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। बाल श्रम का उसको निषेधित किया गया है, लेकिन आर्टिकल 24 की भाषा क्या है? शॉर्ट में हम बाल श्रम निषेध को समझ लेते हैं, इसको याद करने के लिए यूज ले लेते हैं, लेकिन इसकी भाषा वो क्या है उसे समझिए। तो इसकी भाषा आर्टिकल 24 की क्या है? आर्टिकल 24 कहता है कि राज्य है वो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों, खदानों और जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं करेगा। ये आर्टिकल 24 की भाषा है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को इन 3 प्रकार के कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। और इन तीनों प्रकार के कार्यों में जो अगर नियोजित किया जाता है तो वो असल में क्या माना जाएगा? वो बाल श्रम माना जाएगा। बाल श्रम की परिभाषा में क्या आता है वो भी समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, बाकायदा नाम लिखा गया है, कारखानों, खदानों, माइंस तथा
जोखिम भरे कार्यों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 इस बारे में बात करता है। तो देखिए यहाँ पे एक तो राज्य शब्द का यूज नहीं हुआ है, मतलब 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ना तो राज्य करेगा ऐसा, ना कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, क्योंकि राज्य द्वारा ऐसा किया जाने की संभावना कम है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाने की संभावना चूंकि ज़्यादा है, तो ये अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि बाल श्रम के दायरे में हम किसे माने, तो स्पष्ट कहा गया 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे। तो जो 14 से कम हैं उनसे काम नहीं करवा सकते। इसका मतलब 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से तो काम करवा सकते हैं, वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। 14 से कम आयु के लोग बच्चे हैं वही बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। चौथी बात यह कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे अधिक आयु वर्ग के बच्चों से तो काम करवा सकते हैं, कम वालों से नहीं करवा सकते। लेकिन 14 से भी कौन सा काम नहीं करवा सकते, सारे कामों के लिए नहीं कहा गया, 3 काम कहा गया। एक तो कारखानों में काम नहीं करवा सकते, दूसरा खदानों में काम नहीं करवा सकते, और तीसरा जोखिम भरे कार्य नहीं करवा सकते। जो इन तीनों श्रेणियों के दायरे से बाहर है वो काम तो करवा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाल श्रम के दायरे में आएगी नहीं। तो ये 3 प्रकार के कार्य नहीं करवा सकते, बाकी के सारे काम 14 से कम आयु वर्ग के बच्चों से भी करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 की भाषा तो यही कहती है। तो इस तरीके से ये काम नहीं करवा सकते आप। तो यहाँ देखिए कारखाने स्पष्ट है, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम नहीं कर सकते बच्चे 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के। दूसरे खदाने मतलब माइंस हैं, उनमें भी काम नहीं कर सकते 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे। और तीसरे जोखिम भरे कार्य। तो पहला और दूसरा तो देखिए स्पष्ट है, इनकी तो परिभाषित है, कारखाना क्या होता है, खदान क्या होता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जोखिम भरे कार्य इस शब्दावली में स्पष्टता नहीं है। अब हम कौन से काम को जोखिम भरा माने और कौन से काम को जोखिम भरा नहीं माने, कौन से काम जोखिम भरे कार्य के दायरे में आएंगे, इसे परिभाषित कैसे किया जाए। तो असल में आप जानते हैं कि संविधान में जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए, इनके संबंध में विधि बनाने की शक्ति चूंकि संसद को प्राप्त है, तो संसद ने बाल श्रम अधिनियम 1986 पारित भी किया और उसमें असल में शामिल की चीज़ों को कि कौन कौन से कार्य बाल श्रम के दायरे में आएंगे। उसने और ज़्यादा इसको जोखिम भरे कार्यों की श्रेणी में लिया इन सब चीज़ों को। और जोखिम भरे कार्य की परिभाषा, एक तरीके से इसकी व्याख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाल जोखिम भरे कार्यों की जो लिस्ट बनाई और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण था कि भवन निर्माण का जो कार्य है, वो कंस्ट्रक्शन के जो जितने भी कार्य हैं वो कार्य जोखिम भरे कार्य के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। तो ये बाल श्रम को निषेधित किया गया। तो लिखें आप इसमें, लिखें बाल श्रम निषेध। पहले आप ऐसे कैसे दोनों लाइनें उतार लीजिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। पहले आप ऐसे कैसे लिखेंगे, लिखें। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लिया, अब आगे लिखें। इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम के लिए 14 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। 14 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है। 14 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से श्रम नहीं करवाया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से श्रम नहीं करवाया जा सकता। अर्थात 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से श्रम करवाया जा सकता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से श्रम करवाया जा सकता है।
ठीक है, इन कार्यों में नियोजित कर सकते हैं उन बच्चों को। फिर लिखें इसके आगे, लिखें इस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निम्नलिखित 3 प्रकार के कार्यों में नियोजित करने से निषेधित किया गया है। निम्नलिखित 3 कार्यों में नियोजित करने से निषेधित किया गया है। निम्नलिखित 3 कार्यों में नियोजित करने से निषेधित किया गया है। निषेधित किया गया है। लिखें आगे, पहला लिखें कारखाने, दूसरा लिखें खदानें और तीसरा लिखें जोखिम भरे कार्य। तीनों इसी क्रम में ऐसे कैसे लिख लीजिए, कारखानों में, खदानों में और जोखिम भरे कार्यों में, ये लिख लीजिए 3। ठीक है, इसका मतलब 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को इन तीनों के अलावा और कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। फिर देखें आगे, लिखें अगली पंक्ति में, लिखें जोखिम भरे कार्य को सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में तथा संसद ने अधिनियम पारित कर अधिक स्पष्ट किया है। ये दोनों तो स्पष्ट है ना पहले से। जोखिम भरे कार्य चूंकि स्पष्ट नहीं है कि जोखिम भरे कार्यों के दायरे में कौन कौन से आते हैं, तो इसके दायरे में कौन कौन से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग मामलों में कहा कि ये कार्य जोखिम भरे कार्य में आएंगे और संसद ने भी कानून बना के इसके दायरे में को शामिल किया है। लिखें आप अगली पंक्ति में एक लाइन लिखें पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन लिख देता हूं मैं, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद 1983, मैं लिख देता हूं, रुको, यहां लिख लीजिए पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद यूनियन ऑफ इंडिया केस 1983। ये केस आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखे आप पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने भवन निर्माण के कार्य को जोखिम भरे कार्यों की श्रेणी में शामिल किया। जोखिम भरे कार्यों की श्रेणी में शामिल किया। जोखिम भरे कार्यों की श्रेणी में शामिल किया। ठीक है, लिखिए अगली पंक्ति में, लिखिए अनुच्छेद 24 के अनुपालना में संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 24 के अनुपालना में संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत बाल श्रम अधिनियम 1986 पारित किया। 1986 पारित किया। ये बाल श्रम निषेध का आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हमने पढ़ा। 23 में मानव दुर्व्यापार को निषेधित किया गया, बेगार को निषेधित किया गया और बालाश्रम को निषेधित किया गया।
जबकि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है। वो वर्णाश्रम का उल्लंघन नहीं होगा, आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी सेवा का प्रावधान किया जाता है तो ऐसी सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 24 बाल श्रम को निषेधित करता है। तो आज हमारा तीसरा ये अधिकार पूरा हुआ। अगली क्लास में हम फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक जो विस्तृत है उसकी जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। धन्यवाद।